तो इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, कृषि, इसमें हम अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह है, सेट में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन एक खरीफ फसल है, निम्न में से कौन एक रबी फसल है। ये अक्सर क्वेश्चन आपको मिलेगा और पढ़ने के बावजूद क्वेश्चन गलत हो जाता है कि कितने फसल का नाम याद रखे, कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो खरीफ फसल, सबसे पहले देख लीजिए, खरीफ फसल जून जुलाई महीने में इसकी बुआई होती है गर्मी के दिनों में, और अक्टूबर में फसल काटा जाता है। जून जुलाई में वो बुआई, अक्टूबर महीने में फसल को काटा जाता है। मुख्य फसल है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, तिल इत्यादि। ये सब खरीफ फसल है। इसमें 3-4 फसल ध्यान में रखना है जो अक्सर सेट में रहता है। धान है, मक्का, कपास, गन्ना, ये आपका खरीफ फसल है। खरीफ फसल का जो है ये हम लोग देख चुके कि जून जुलाई महीने में बोया जाएगा, अक्टूबर महीने में फसल को काटा जाता है। ठीक है, खरीफ फसल की विशेषता देख लेते हैं। तो इन फसलों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए बरसात के दिन में इन फसलों की बुआई होती है। इन फसलों का जल उपयोग क्षमता एवं प्रकाश संश्लेषण दर अधिक होता है। खरीफ फसल का चूंकि बरसात के दिनों में इसकी बुआई होती है और जल उपयोग क्षमता इसका काफ़ी ज़्यादा होता है, और प्रकाश संश्लेषण का दर जो है इन फसलों में सबसे अधिक होता है खरीफ फसल। ठीक है, अब आइए रबी फसल। रबी फसल क्या है? रबी फसल, इसकी बुआई जो है अक्टूबर महीने में होगी और अप्रैल महीने में इन फसलों को काटा जाता है ना। अक्टूबर महीने में बुआई, अप्रैल महीने में काटा जाएगा। इन फसलों को पानी की कम आवश्यकता होती है। इन फसलों का जल उपयोग क्षमता एवं प्रकाश संश्लेषण दर कम होता है। ये रबी फसल है ना, ये ध्यान में रखते हैं, अक्टूबर से अप्रैल। मुख्य फसल है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, है ना। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये मुख्य फसल है रबी का। अब यहाँ ये सवाल है कि हम कैसे याद करें कि निम्न में से कौन एक रबी फसल है, कौन खरीफ फसल है। याद करने के बावजूद आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत ना हो इसका सीधा सरल तरीका क्या है कि आप खरीफ और रबी में से केवल रबी फसल को याद करके रखें, क्योंकि खरीफ फसल ज़्यादा होता है ना। रबी फसल देख लीजिए, रबी फसल जो है ये आपका गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, 5 फसल याद रखिए। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये रबी फसल है। ठीक है, ये रबी फसल है और ये 5 याद रखें। खरीफ क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन एक खरीफ फसल है, तो इन 5 फसलों को अगर आप छांट देंगे, अलग कर देंगे, तो आपका ऑप्शन नजर में आ जाएगा, आपका आंसर सही होगा। ये एकदम सटीक है ये। ठीक है, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, है ना। तो मुख्य फसल गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, 5 रबी फसल याद रखना है। शेष खरीफ फसल है, ऑप्शन में आता है तो ये 5 को छांट देंगे तो हमारा खरीफ फसल निकल जाएगा। ठीक है, तीसरा है जायद फसल। जायद फसल जो है इसको गर्मा फसल भी कहा जाता है। गर्मा का मतलब कि गर्मी के दिनों में इन फसलों की बुआई होती है। मार्च अप्रैल महीने में बुआई होती है, मार्च अप्रैल महीने में इसकी बुआई होती है। इन फसलों को तेज गर्मी और शुष्क हवा सहन करने की क्षमता अधिक होती है। जायद फसल गर्मी के दिन में होता है। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, कद्दू, ये सब क्या है? जायद फसल है, गर्मा फसल इसको कहा जाता है। ठीक है, भारत में ये मुख्य रूप से इन 3 फसलों का ही ज्यादातर उत्पादन होता है। खरीफ फसल,
रबी फसल, जायद फसल, है ना। क्वेश्चन आता है भारत में कितने प्रकार के फसलों की बुआई होती है, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार का, खरीफ, रबी एंड जायद या गर्मा फसल। जायद फसल कौन कौन सा हुआ, तो जो गर्मी के दिन में होता है, खीरा, कद्दू, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, है ना, ये सब है जायद फसल। ठीक है, ये 3 फसलों के अतिरिक्त नगदी फसल भी होता है। नगदी फसल देख लीजिए क्या है, ये अक्टूबर से नवंबर महीने में इसकी बुआई होती है। अक्टूबर से नवंबर महीने में। नगदी का मतलब क्या है कि इसको व्यावसायिक फसल भी कहा जाता है। व्यवसाय करने के लिए इन फसलों को बोया जाता है, व्यापार करने के लिए बोया जाता है। जैसे जूट है, कपास, कॉफी, गन्ना, तंबाकू, ये सब क्या है, नगदी फसल, है ना। भारत का सबसे प्रमुख नगदी फसल कौन है, तो कपास है। सबसे प्रमुख नगदी फसल कौन है, कपास। तो नगदी फसल या व्यावसायिक फसल या व्यापारिक फसल, तीनों एक ही नाम है, नगदी फसल। अक्टूबर से नवंबर महीने में इसकी बुआई होगी, है ना। कुछ नगदी फसल का नाम याद रखेंगे, जूट, कपास, कॉफी, गन्ना, तंबाकू। ठीक है, उसके बाद 5वां फसल है बागवानी फसल। नाम से ही बागवानी मतलब कि बागान में जो फसलों का उत्पादन होता है ना, लोग घरों के बागान में इन फसलों की बुआई करते हैं, इसलिए इसका नाम है बागवानी फसल। कौन कौन है, तो सब्जी है, फल है, बांस, फूल, मसाला, ये सब नगदी फसल है। सब्जी, फल, बांस, फूल है, मसाला है, ये बागवानी फसल है। क्योंकि बागान में होता है इसलिए नाम है बागवानी फसल। तो इंडिया में 5 प्रकार का फसल होता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार का, खरीफ, रबी, जायद या गर्मा फसल। इसके अतिरिक्त 2 और फसलों का उत्पादन होता है, नगदी या व्यावसायिक या व्यापारिक फसल, और बागवानी फसल जिसका कि उत्पादन बागान में होता है, इसको बागवानी फसल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए कौन कौन सा फसल है, फसलों का वर्गीकरण हम लोग देख लिए। अब चलते हैं हम लोग अगले पेज की ओर। अगले पेज में भारत का मुख्य खाद्य फसल, है ना, चावल है, बहुत ही महत्वपूर्ण। हम भारतीयों का मुख्य खाद्य फसल क्या है, तो चावल है। हम भारतीय चावल सबसे ज़्यादा खाते हैं। भारत में रबी की तुलना में खरीफ फसलों का उत्पादन ज़्यादा होता है, क्योंकि खरीफ फसलों की संख्या भी ज़्यादा है और उत्पादन भी रबी की तुलना में खरीफ का ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आइए विश्व स्तर पर मुख्य फसलों के उत्पादन में भारत का क्या स्थान है। कुछ जो प्रमुख फसल है उसमें देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर इंडिया का क्या पोजीशन है ना। चावल में पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर इंडिया है। ठीक है, गेहूं में पहले स्थान पर चाइना, दूसरे स्थान पर इंडिया। दलहन में भारत सर्वाधिक उत्पादन करता है। दलहन का इंडिया जो है वह सबसे ज़्यादा दलहन का उत्पादन करता है पूरे वर्ल्ड में। चीनी में कुछ समय पहले ब्राज़ील पहले स्थान पर था, लेकिन 2020 में इंडिया पहले स्थान पर आ चुका है। ब्राज़ील का पोजीशन दूसरा हो गया है चीनी के उत्पादन में। चाय के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है और इंडिया का पोजीशन दूसरा है। चाय के उत्पादन में इंडिया का पोजीशन दूसरा है। ठीक है, फलों के फल उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, जबकि इंडिया दूसरे स्थान पर है ना। सब्जी के उत्पादन में इंडिया पहले स्थान पर और चीन दूसरे स्थान पर है। ठीक है, कपास उत्पादन में अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चाइना है और तीसरे स्थान पर इंडिया का पोजीशन है। ठीक है, दूध उत्पादन में इंडिया पहले स्थान पर है। तंबाकू में इंडिया का पोजीशन जो है वह थर्ड है, पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे पर ब्राज़ील है और तीसरे पर आपको इंडिया है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख फसलों का
विश्व स्तर पर भारत का क्या पोजीशन है कुछ प्रमुख फसलों के उत्पादन में, यह हम लोग देखें। फिर आगे चलते हैं। कृषि से संबंधित बीमा योजना, कौन कौन सी बीमा योजना कृषि के लिए लाया गया है? तो सबसे पहला बीमा योजना था व्यापक फसल बीमा योजना 1985, है ना। व्यापक फसल बीमा योजना 1985 ये पहली योजना थी, है ना, राष्ट्रीय स्तर की। दूसरी योजना राष्ट्रीय स्तर की राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा योजना, ये 1999-2000 में आरंभ किया गया था। 1999-2000 में राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा योजना। और तीसरा जो वर्तमान में चल रहा है वह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये 2016 में आरंभ किया गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना में यह प्रोविजन है कि किसानों को खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2%, बीमित राशि का मतलब कि अगर किसान के खेत का बीमा मान ले 10,000 का के मूल्य का फसल लगा हुआ, ठीक है, और किसान 10,000 का बीमा करवाता है, तो 10,000 का मात्र 2% उसको प्रीमियम देना पड़ेगा। अन्य राशि का भुगतान केंद्र सरकार करेगी। रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% किसान को देना होगा, अन्य राशि का भुगतान केंद्र सरकार करेगी। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो कि 2016 को लाया गया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आज के समय में एक प्रसिद्ध योजना किसानों के लिए चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2018 में लाया गया। इसके तहत जो छोटे किसान हैं, जो बहुत ही निम्न स्तर के किसान हैं, 12 करोड़ छोटे किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपया वार्षिक सरकार के द्वारा दिया जाता है। 6,000 रुपया वार्षिक 3 किस्त में, यानी कि 2-2 हज़ार 3 बार एक साल में किसानों को मिलता है। ये सभी किसानों को नहीं, जो छोटे स्तर के किसान हैं उनको मिलता है। कितने किसानों को इसमें इसके दायरे में लाया गया अभी तक? तो 12 करोड़ किसानों को लाया गया इसके दायरे में, ठीक है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण योजना अभी चल रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2018, ठीक है। इसके बाद है किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में लाया गया और इसके तहत किसानों को बैंकों के माध्यम से, है ना, छोटे स्तर का 10,000 का 20,000 का ऋण दिया जाता है, बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, कृषि यंत्र खरीदने के लिए। ये केसीसी दिया जाता है, केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड। ये बैंकों के माध्यम से छोटे स्तर के किसानों को ऋण दिया जाता है, ठीक है। ये कब लाया गया? 98 में। ये जरूर ध्यान में रखना है कि कौन सी योजना कब लाई गई, ये जरूर ध्यान में रखना है कि कौन सी योजना कब लाई गई। क्लियर है? अब हम लोग आगे चलते हैं कि अभी तक कौन कौन सी क्रांति, कृषि से संबंधित कौन कौन सी क्रांति आई है और क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। क्रांति का संबंध देखिए, लिस्ट ऑफ रिवॉल्यूशन इन इंडिया, क्रांति, है ना, कृषि से संबंधित कौन कौन सी क्रांति आई है वो देख लीजिए। तो क्रांति का नाम, क्रांति का जनक, वर्ष और क्षेत्र, ये ध्यान में रखना है। सबसे प्रसिद्ध क्रांति हरित क्रांति। हरित क्रांति के बारे में बता दें, जो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। हरित क्रांति के जनक कौन थे विश्व स्तर पर? तो नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक, है ना। ये 1966-67 में शुरू किया गया, खाद्यान्न उत्पादन में, खासकर गेहूं और चावल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए,
है ना। ये हरित क्रांति के पीछे थोड़ा सा एक हिस्ट्री है, वो मैं बताना चाहूँगा। 1965 में देश में भयंकर अकाल आया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का यह सबसे बड़ा अकाल था। ठीक है, भूखे लोग, जो लाखों लोग भूखे मर रहे थे। 65 में देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। इनके द्वारा किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए एक नारा दिए, किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए जय जवान, और सैनिकों को प्रोत्साहन देने के लिए जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया 1965 में। ठीक है, अनाज की इतनी कमी थी कि लोगों के लाखों लोग जो है वह अनाज के कमी के कारण भूखे रह रहे थे, मर रहे थे। तो इससे निपटने के लिए लाल बहादुर शास्त्री के पहल पर MS स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य था गेहूं और चावल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना। इस क्रांति में 2 राज्य को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था, 3 राज्य को, पंजाब, यूपी एंड हरियाणा। बिहार को इस क्रांति में कोई फायदा नहीं हुआ था। हरित क्रांति, तो 2 क्वेश्चन ध्यान में रखना। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। ठीक है, 1966-67 में इसकी शुरुआत की गई। अब आगे चलते हैं। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति इसका दूसरा नाम है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड इसको कहा जाता है ना, ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति। इसके जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 1970 में इसकी शुरुआत की गई। वर्गीज कुरियन, जिनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, अमूल कंपनी के संस्थापक वर्गीज कुरियन ही दूध के उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत किए थे 1970 में, दूध उत्पादन के लिए। दूसरा नाम इसका क्या है? ऑपरेशन फ्लड। तीसरी क्रांति है नीली क्रांति। नीली क्रांति ये मत्स्य उत्पादन के लिए है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन कौन शुरू किया? तो अरुण कृष्णन के द्वारा शुरू किया गया मत्स्य क्रांति। 1985 से 90 के दौरान शुरू किया गया था नीली क्रांति। ठीक है, चौथी क्रांति देखते हैं, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति, ठीक है, ये भूरी क्रांति का कोई एक निश्चित डेट नहीं है, केवल ये ध्यान में रखना है कि ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। इसका कोई निश्चित ईस्वी नहीं है भूरी क्रांति। फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो हम लोग भूरी क्रांति तक पढ़ चुके। अब आइए आगे है रजत क्रांति। रजत क्रांति अंडा उत्पादन, इसको सिल्वर क्रांति भी कहा जाता है, अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। ठीक है, उसके बाद आइए पीली क्रांति। ये राजीव गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री थे उस समय, 1986 to 87 में इसकी क्रांति की शुरुआत की गई। तिलहन उत्पादन के लिए पीली क्रांति। तिलहन उत्पादन जो ध्यान में रखना है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन। ठीक है, उसके बाद है कृष्ण क्रांति या काली क्रांति इसको कहा जाता है ना। काली क्रांति या कृष्ण क्रांति बायोडीजल से संबंधित है, बायोडीजल के उत्पादन से संबंधित है ये कृष्ण क्रांति। ठीक है, उसके बाद आइए लाल क्रांति। लाल क्रांति की शुरुआत विशाल तिवारी के पहल पर शुरू की गई थी। विशाल तिवारी, है ना, 1967 में किस क्षेत्र के लिए? टमाटर एवं मांस के उत्पादन में, टमाटर एवं मांस के उत्पादन के लिए लाल क्रांति। क्लियर है? उसके बाद आइए गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध जो है ये 1996 में इसकी शुरुआत की गई थी। झींगा एवं प्याज उत्पादन के लिए, झींगा एवं प्याज उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति की शुरुआत की गई थी, है ना, झींगा एवं प्याज उत्पादन के लिए। ठीक है, गुलाबी क्रांति। ठीक है, उसके बाद आइए बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन के लिए, अधिक से अधिक मसाले का उत्पादन करने के लिए बादामी क्रांति।
ठीक है। उसके बाद आइए सुनहरी क्रांति 2005-6 में इसकी शुरुआत की गई। फल उत्पादन के लिए, फलों का उत्पादन अधिक से अधिक हो, इसके लिए सुनहरी क्रांति, गोल्डन क्रांति की शुरुआत की गई। कब? 2005-2006 में इस क्रांति की शुरुआत की गई। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगले पेज की ओर आते हैं। अगले पेज की हम लोग आते हैं। आइए, क्या है? अमृत क्रांति 2002 में शुरू किया गया। नदी जोड़ो परियोजना, है ना, विभिन्न नदियों को जोड़ने के लिए अमृत क्रांति की शुरुआत की गई। कब? 2002 में। इसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है। धूसर क्रांति, धूसर क्रांति का संबंध किससे है? धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो 1960 में शुरू किया गया सीमेंट उत्पादन के लिए धूसर क्रांति। ठीक है। परामनी क्रांति, परामनी क्रांति का संबंध किससे है? तो भिंडी उत्पादन के लिए परामनी क्रांति, है ना। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो चाय उत्पादन के लिए ग्रीन गोल्ड क्रांति। ठीक है। खाद्य श्रृंखला क्रांति, है ना, भारतीय कृषकों के 2020 तक में आमदनी को दुगना करने के लिए इस क्रांति की शुरुआत की गई, खाद्य श्रृंखला क्रांति। ठीक है। ये उसके बाद है खाकी क्रांति। खाकी क्रांति का संबंध किससे है? तो चमड़ा उत्पादन के लिए खाकी क्रांति, है ना। वाइट गोल्ड क्रांति, वाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो कपास उत्पादन के लिए वाइट गोल्ड क्रांति संबंध है। कपास उत्पादन के लिए वाइट गोल्ड क्रांति, है ना। हाँ, तो गोल्ड क्रांति, गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो ये 1965 में शुरू किया गया आलू उत्पादन के लिए गोल्ड क्रांति, है ना। इंद्रधनुषी क्रांति, ये 2000 में शुरू किया गया ऑपरेशन रेनबो। सभी क्रांतियों पर नज़र रखने के लिए, सभी क्रांतियों पर नज़र रखने के लिए इंद्रधनुषी क्रांति ऑपरेशन रेनबो 2000 में शुरू किया गया। और इसी क्रांति के तहत अभी जितनी क्रांति चलती है सभी क्रांतियों का विलय इसी क्रांति में कर दिया गया, ऑपरेशन रेनबो में कर दिया गया है। सैफ्रॉन क्रांति, सैफ्रॉन क्रांति जाहिर है केसर से संबंधित होगा, सैफ्रॉन क्रांति, है ना। 2007 में इसकी शुरुआत की गई सैफ्रॉन क्रांति। ठीक है। हरित सोना क्रांति, हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? तो बांस उत्पादन से संबंधित है हरित सोना क्रांति, है ना। ग्रे क्रांति का संबंध है उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है ग्रे क्रांति। क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हैं। मूल क्रांति, मूल क्रांति का संबंध है मोटे अनाज। मोटा अनाज कौन कौन हुआ? ज्वार, बाजरा, है ना, जौ, ये सब मोटा अनाज है। इसके उत्पादन के लिए मूल क्रांति है। ठीक है। सिल्वर फाइबर क्रांति, ये इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। कपास के उत्पादन के लिए सिल्वर फाइबर क्रांति की शुरुआत की गई थी। सिल्वर फाइबर क्रांति की शुरुआत कौन किया था? तो इंदिरा गांधी सरकार के, सिल्वर क्रांति तक हो गया था। अब आइए गुलाबी क्रांति, ये दुर्गेश पटेल के द्वारा शुरू किया गया था। झींगा मछली के उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति की शुरुआत की गई थी, है ना। कौन शुरू किया गया था? दुर्गेश पटेल के द्वारा। ओके। स्वर्णिम क्रांति, ये स्वर्णिम क्रांति की शुरुआत 1999 से 2003 के बीच शुरू किया गया था। स्वर्णिम क्रांति की शुरुआत 1999 से 2003 के बीच शुरू किया गया था बागवानी सब्जियों के उत्पादन के लिए, बागवानी सब्जियों के उत्पादन के लिए स्वर्णिम क्रांति, है ना। 1999 से 2003 के बीच शुरू किया गया था। तो ये कृषि से संबंधित जितनी क्रांति है वह सब यहाँ पर चर्चा किया गया, डिटेल्स में चर्चा किया गया, है ना। ऑपरेशन रेनबो ध्यान में रखेंगे जो 2000 में शुरू किया गया। आज सभी क्रांति ऑपरेशन रेनबो के अंतर्गत चलता है, या यूँ कहे कि सभी क्रांतियों का विलय ऑपरेशन रेनबो में कर दिया गया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। ठीक है। तो ये कृषि से संबंधित हमारा यहाँ जो चैप्टर है वह, है ना। एनर्जी सेक्टर हम लोग देखेंगे। एनर्जी सेक्टर,
तो एनर्जी दो प्रकार का पहले देख लीजिए कौन कौन सा है। एनर्जी दो प्रकार का होता है, एक पारंपरिक ऊर्जा जिसको ट्रेडिशनल एनर्जी कहा जाता है, और दूसरा है गैर पारंपरिक ऊर्जा। पारंपरिक या परंपरागत ऊर्जा उसको कहा जाता है जो कि प्रकृति में मौजूद है ना। जैसे जीवाश्मीय ईंधन। जीवाश्मीय ईंधन अक्सर ये क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन एक जीवाश्मीय ईंधन है? तो इसका आंसर पकड़ने का तरीका क्या है कि जो पृथ्वी के नीचे है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, प्राकृतिक गैस है, ये सब क्या है? जीवाश्मीय ईंधन। ये ट्रेडिशनल एनर्जी है। ताप बिजली है, ठीक है, पन बिजली है, ये सब क्या है? ट्रेडिशनल एनर्जी है ना। दूसरा है गैर पारंपरिक ऊर्जा, नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी। इसका दूसरा नाम जो है अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। अक्षय ऊर्जा को इंडिया में डेवलप करने का श्रेय राजीव गांधी को दिया जाता है, इसलिए राजीव गांधी के जन्म दिवस को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा किसको कहा जाएगा? जो कभी क्षय ना हो, नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी अक्षय ऊर्जा है। निम्न में से कौन कौन नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी है? तो सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, है ना, वुडी बायोमास। वुडी बायोमास लकड़ियों से बनता है, तो ये नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी है ना। ये ध्यान में रखना है, निम्न में से कौन एक ट्रेडिशनल एनर्जी है, निम्न में से कौन एक नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी है, या इसका दो तीन नाम और है। गैर परंपरागत ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा, है ना, अक्षय ऊर्जा इसका नाम है ना। नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी का नाम है, कौन कौन सा है? तो सोलर एनर्जी है, आपको पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, वुडी बायोमास, ठीक है। अब आइए ऊर्जा उत्पादन में क्या स्थान है विभिन्न देशों का? तो पहले स्थान पर चाइना ऊर्जा में, दूसरे स्थान पर अमेरिका यूएस है, और इंडिया का पोजीशन वर्ल्ड में ऊर्जा के उत्पादन में तीसरा है। तीसरा बड़ा देश है ऊर्जा के उत्पादन में, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया। कितना एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है वर्तमान में? तो सबसे ज़्यादा थर्मल पावर का प्रोडक्शन होता है, तापीय बिजली का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है 68.14%, और ये प्रोडक्शन ज़्यादातर एनटीपीसी करती है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन करती है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी ऊर्जा है? तो तापीय ऊर्जा, ठीक है। दूसरा हाइड्रो पावर, पन बिजली जिसको कहा जाता है, कितना परसेंट? 17.55% पन बिजली का उत्पादन होता है। कौन करता है? तो एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। सोलर एनर्जी भारत में बहुत ही कम है, हालांकि भारत के द्वारा इसको अधिक से अधिक डेवलप करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, और ये भारत का भविष्य है। सोलर एनर्जी वर्तमान में 2.93% सोलर एनर्जी का इंडिया में उत्पादन होता है। विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उत्पादन जो है वह 9.15% होता है इंडिया में, पवन ऊर्जा, ठीक है। पवन ऊर्जा जैसलमेर में लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट, इंडिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का प्लांट कहाँ है? तो राजस्थान के जैसलमेर में, ध्यान में रखना है। पवन ऊर्जा का प्लांट इंडिया में सबसे बड़ा प्लांट कौन है? तो जैसलमेर में है ये लार्जेस्ट पावर प्लांट, ठीक है। अब आइए न्यूक्लियर पावर, जिसको परमाणु ऊर्जा भी कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा इंडिया में कितना है? तो 1.83% परमाणु ऊर्जा है, और ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में कहाँ है? तो तमिलनाडु का कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट जो है इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यह रूस के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, पूरी तरह से स्थापित अभी तक नहीं हुआ है। ये इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर
पावर प्लांट है। तो न्यूक्लियर पावर का उत्पादन कितना होता है 1.83%। सोलर प्लांट है ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर प्लांट इंडिया में भादला, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर प्लांट कहाँ है तो इंडिया में है। कहाँ पर तो भादला सोलर प्लांट राजस्थान में, भादला गांव में ये सोलर प्लांट स्थापित किया गया है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, किस नगर को सोलर सिटी कहा जाता है तो अगर लिख दिया गया है, गलत है ये, आगरा को सोलर सिटी कहा जाता है। किस नगर को सोलर सिटी कहा जाता है तो यूपी के आगरा शहर को इंडिया का सोलर सिटी कहा जाता है। ये नया क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। ठीक है, गुजरात में वर्तमान में कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन करता है तो नो डाउट गुजरात है ना। सबसे ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन कौन करता है तो गुजरात सबसे ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन करता है ना। इंडिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन कौन करता है तो गुजरात। ठीक है, कोयना हाइड्रो प्रोजेक्ट इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्लांट है ना। लार्जेस्ट पावर प्लांट कौन है, हाइड्रो, पनबिजली में कौन सा इंडिया का पनबिजली पावर प्लांट सबसे बड़ा है तो महाराष्ट्र का कोयना नदी पर है बना हुआ कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। यह इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट है। तो ये एनर्जी से संबंधित हम लोग यहाँ पूरे डिटेल्स में चैप्टर देखिए। इतना जो है आपको जानकारी किसी एक पुस्तक में, एक गाइड में कभी नहीं मिल सकता है, जितनी जानकारी आपको हम एक वीडियो में यहाँ दिए हैं एग्रीकल्चर और एनर्जी से संबंधित, है ना। एक एक चीज़ इसका इम्पोर्टेंट है, एक एक पॉइंट में इसमें क्वेश्चन है, इसलिए इसको कभी नज़रअंदाज नहीं कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़िए। और जो है एग्ज़ाम में इस पोर्शन से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए आज काफ़ी है। कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर फीडबैक देंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर फीडबैक देंगे। और इसका वीडियो मैं आपको यूट्यूब में भी डाल दूँगा। जो लोग इसको रिवाइज करना चाहते हैं, फिर से देखना चाहते हैं मेरा वीडियो, तो यूट्यूब चैनल GS मंथन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बाद में अभी मैं थोड़ी देर के बाद इसको वहाँ डाउनलोड कर दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू टू